साथियों, कैसे हैं आप। मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल नयन आईएएस में। और आप मेरे साथ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं दोस्तों। मॉडर्न हिस्ट्री में हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर चल रहे हैं इस समय, जो है गवर्नर जनरल और उनके कार्यकाल का। तो हम देख रहे हैं दोस्तों कि कौन कौन से महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल हुए कंपनी के अधीन, जिन्होंने जो है कुछ ऐसे काम किए जो कभी ऐसा हुआ कि भारतीयों के जीवन में उसकी वजह से सुधार आया, बहुत सारी चीज़ें सही हुई और कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो दमनात्मक कार्यवाहियों के रूप में थी। जैसे विलियम बेंटिक को आपने देखा, उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए। इसी तरह लिटन को देखा आपने दोस्तों, लिटन ने जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगा दिया, काफ़ी जो है कठोर प्रतिबंध लगा दिए। तो इस तरह हमने देखा अलग अलग गवर्नर जनरल को। तो आज दोस्तों, आज की क्लास में हम बहुत महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल्स के बारे में देखेंगे, जिसमें हम शुरू करेंगे दोस्तों लॉर्ड कैनिंग के बारे में, ठीक है। और इसी के साथ हम शुरू करते हैं आपकी ये क्लास दोस्तों, जो आज शुरू होगा हमारा। किससे शुरू होगा? लॉर्ड कैनिंग से, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग से। इनका कार्यकाल 1856 से 1862 है। 1856 से 1862 का इनका कार्यकाल है दोस्तों। तो आइए इनको देखते हैं क्या पृष्ठभूमि थी दोस्तों उस समय। 1856 से 62 ये आप देख रहे हैं, ये यही समय है कि जब 1857 की महान क्रांति हुई है। महान क्रांति, यहाँ हम आगे पहुंचेंगे दोस्तों। इस टॉपिक के बाद वही टॉपिक शुरू होगा। 1857 की जो महान क्रांति हुई है, इसके बाद बहुत कुछ परिवर्तन आया, बहुत कुछ परिवर्तन आया। ब्रिटेन को ये लगने लगा कि कंपनी अपनी हद से आगे बढ़ चुकी है और भारतीय जनमानस में भी और विदेश में भी जो है और देशों के दृष्टि में भी जो है ब्रिटेन की छवि गिरने लगी थी। तो ब्रिटेन ने क्या किया दोस्तों, इस चीज़ को समझने का प्रयास किया कि कुछ जो है सुधार लाना आवश्यक है। यही 1857 की क्रांति के बाद दोस्तों क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? इलाहाबाद, जिसका नाम इस समय प्रयागराज है, इलाहाबाद में दोस्तों क्या होता है? 1 नवंबर 1858, 1 नवंबर 1858 की बात है। 1857 में क्रांति होती है, 1 नवंबर 1858 को क्या होता है? दरबार लगता है। क्या लगता है दोस्तों? यहाँ पर एक दरबार लगता है। और ये दरबार कहाँ लगता है? अगर आप इलाहाबाद गए होंगे या इलाहाबाद में रहते हैं तो आपको पता होगा मिंटो पार्क के बारे में। नैनी पुल है, उसी के पास मिंटो पार्क है। वहां आप देखेंगे दोस्तों तो वहां पर लिखा हुआ है, प्रस्तर स्तंभ में लिखा हुआ है इसी दरबार के बारे में। तो दोस्तों ये जो दरबार है आपका, यहाँ पर कैनिंग द्वारा एक उद्घोषणा की गई। कैनिंग द्वारा क्या किया गया? एक उद्घोषणा की गई। क्या की गई? उद्घोषणा की गई, ठीक है। तो यहां पर हुआ क्या दोस्तों? इस दरबार में क्या हुआ? इस दरबार का जो डेवलपमेंट था वो ये था कि भारत में ईस्ट इंडिया शासन की समाप्ति हो गई, ठीक है। क्या हो गया? ईस्ट इंडिया शासन की पूरी तरह से समाप्ति हो गई। किसकी? उसके शासन की। और भारत को क्या किया गया? भारत के शासन को सीधा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत लाया गया। भारत का शासन अब कैसे चला जाएगा? ब्रिटिश ताज के माध्यम से चला जाएगा। क्लियर हुआ? क्या क्या हुआ दोस्तों? 1857 की क्रांति हुई, एक साल बाद लगभग 1 नवंबर 1858 को क्या होता है? दरबार लगता है। कहाँ? इलाहाबाद में। कैनिंग उद्घोषणा करता है जिसमें इसकी समाप्ति होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति हो जाती है और भारत का जो प्रशासन होता है वो सीधे ब्रिटिश ताज के अंतर्गत आ जाता है। ये क्लियर हुआ? तो अब इतनी चीजें आप अगर समझ गए तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो है कंपनी द्वारा अंतिम गवर्नर जनरल था। ये गवर्नर जनरल क्या था? अंतिम था। अंतिम गवर्नर जनरल, लॉर्ड कैनिंग को अंतिम गवर्नर जनरल कहा जाता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। और इसी के साथ साथ
इसको क्या बना दिया गया दोस्तों, भारत का वायसराय प्रथम। ठीक है, इसी के साथ गवर्नर जनरल खत्म हो गया, इसका पद समाप्त हो गया। अंतिम गवर्नर जनरल का अगर प्रश्न आएगा तो आप क्या लिखेंगे, लॉर्ड कैनिंग। और अगर भारत के प्रथम वायसराय की बात करेंगे जो ब्रिटिश ताज के अंतर्गत था, तो भी जो है कैनिंग का ही नाम लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए इतना चीज आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आगे क्या होता है। अब कैनिंग के समय क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं वो हम क्रम से देखेंगे। ठीक है, चलिए इनकी बैकग्राउंड आपको समझ में आ गई, और ये समझ में आ गया वन लाइनर सवाल में कि ये कंपनी के अधीन नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल थे, और क्या थे, ये भारत के प्रथम वायसराय थे। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1861 की बात है, 1861 की बात है दोस्तों। क्या होता है 61 में, पुरानी जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट थी दोस्तों, पुरानी सुप्रीम कोर्ट और जो डिस्ट्रिक्ट में क्या थी, अदालतें थी। क्या थी दोस्तों, सदर अदालतें। ठीक है, सदर अदालतें। तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होती थी, सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। और जो प्रेसिडेंसी थी दोस्तों, कलकत्ता, मद्रास और बंबई, इन तीनों जगह क्या किया गया दोस्तों, एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई। क्लियर हुआ, मतलब क्या हुआ, पहला काम ये हुआ कि जो पुरानी सुप्रीम कोर्ट थी और सदर अदालतें, इसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, दीवानी फौजदारी अदालतें थी, उनका कामकाज कौन देखता था, ये सब चीजें हमने देखी थी। तो क्या कर दिया गया दोस्तों, इसको समाप्त कर दिया गया, और एक नई व्यवस्था के अंतर्गत तीनों प्रेसिडेंसियों में, कलकत्ता, मद्रास और बंबई में क्या किया गया, एक हाई कोर्ट का जो है गठन कर दिया गया, उच्च न्यायालय का गठन कर दिया गया। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए और क्या हुआ, 1866 में दोस्तों क्या होता है, आगरा में एक हाई कोर्ट की स्थापना होती है। आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना होती है, न्यायालय की स्थापना। आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना होती है 1866 में। और 1875 में 1875 में इसको क्या किया जाता है, इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया जाता है। मतलब इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन यही समझ लीजिए किस समय हुआ। ठीक है, क्लियर हुआ। 1875 में यही जो कोर्ट होती है दोस्तों, आगरा वाली हाई कोर्ट, इसको 1875 में इलाहाबाद क्या कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया गया। क्लियर हुआ। तो ये तो हो गया जुडिशियरी के बारे में कि क्या क्या इसके समय में हुआ। चलिए आगे देख लेते हैं और क्या हुआ दोस्तों, उसको देखा जाए। 1856 में, लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 में क्या होता है दोस्तों, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू होता है, स्वतंत्र रूप से लागू। देखिए दोस्तों, जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे आगे चल के, और डिटेल में जब आप पढ़ेंगे, तो समाज सुधारकों में आप पढ़ेंगे ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में। ये सामाजिक सुधारक थे, इनका बहुत महत्वपूर्ण काम किसमें था, विधवाओं के पुनर्विवाह कराने में। तो इन्होंने काफी काम किया, और लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया, 1856 में ये अधिनियम ही पारित करा दिया।
जिससे ये स्वतंत्र रूप से लागू हो गया और विधवा पुनर्विवाह जो है कर सकती थी। ठीक है, लीगली जो है ये स्थापित हो गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो है जो योगदान है विधवा पुनर्विवाह के बारे में सबसे ज्यादा है। विधवाओं के लिए इन्होंने काफी काम किया दोस्तों। ठीक है, चलिए ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए आप जो देखते हैं दोस्तों कैग एक पद है दोस्तों, कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, कैग का जो पद होता है दोस्तों, कैग जो है इसी समय स्थापित किया गया, मतलब 1857 की बात है दोस्तों। 1857 में कैग का पद सृजित किया गया। इसको क्या कहा गया? महालेखा परीक्षक। मतलब अब इसको क्या कहते हैं? नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो इसको उस समय महालेखा परीक्षक के नाम से इस पद को स्थापित किया गया। चलिए ये हो गया दोस्तों। आगे देख लेते हैं कनिंग के विषय में और क्या क्या डेवलपमेंट्स हुआ। ये सब परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हम उन्हीं चीजों को आपको लिखा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं दोस्तों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इतिहास में तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं, आप कितना पढ़ेंगे कितना याद करेंगे, लेकिन एक सीक्वेंस में आप उन चीज़ों को पढ़ते समझते और याद करते चलिए जो आपकी परीक्षा में टकराते रहते हैं, वो चीज़ें आपको समझनी है। चलिए एक काम ये हो गया। अब देखिए भारत शासन अधिनियम लागू हुआ। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम इसी के समय में लागू हुआ। ये जो है दोस्तों 1858, इसके अनुसार क्या किया गया? जो मुगल सम्राट का पद था उसको खत्म कर दिया गया। मुगल सम्राट पद की समाप्ति। क्लियर हुआ? मुगल सम्राट का पद क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है, चलिए एक बहुत ही जो है प्रचलित सिद्धांत था व्यपगत सिद्धांत। आपको याद होगा दोस्तों, ये इसको क्या कहा जाता था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, या सरल भाषा में कहें तो हड़प नीति। सरल भाषा में कहें तो क्या कहा जाता था? हड़प नीति कहा जाता था। तो दोस्तों ये हड़प नीति के बारे में कौन फेमस था? लॉर्ड डलहौजी का नाम आपने सुना था, इसको हम पढ़ चुके हैं। लॉर्ड डलहौजी इसने शुरू किया था। क्या क्या हुआ था वो आपने पहले से ही देखा है, फिर से एक रिवीजन हो रहा है। व्यपगत सिद्धांत क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। मतलब अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत किसी राज्य को ब्रिटिश राज्य में नहीं मिलाया जाएगा। चलिए ये क्लियर हुआ। चलिए इतना काम हुआ दोस्तों, और क्या हुआ? इतने काम के अलावा और क्या क्या होता है ये हम देखेंगे। मैकाले ने दंड संहिता बनाई थी दोस्तों। मैकाले ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम भी बनाया था। ठीक है, और मैकाले ने दंड संहिता भी बनाई थी। मैकाले द्वारा प्रारूपित, मैकाले ने ड्राफ्टिंग किया था दोस्तों जिस दंड संहिता को, उसको क्या कर दिया गया? 1858 में कानून बना दिया गया। इसके द्वारा मैकाले द्वारा जो भी प्रारूपित दंड संहिता थी, इसको क्या कर दिया गया? 1858 में क्या बना दिया गया दोस्तों? ये बना दिया गया कानून। ठीक है, मतलब इसने जो ड्राफ्टिंग की थी पेनल कोड की या दंड संहिता की, उसको 1858 में ही कानून बना दिया गया। ये सब हो रहा है कैनिंग के समय में। और इसी के साथ इंडियन पेनल कोड जो आप देखते हैं दोस्तों 1859 की बात है, एक साल बाद एक इसमें तो कानून बन गया। 1859 में क्या कर दिया गया? अपराध विधान संहिता, अपराध विधान संहिता सीआरपीसी को जो है कब बनाया गया? 1859 में। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ठीक है।
क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोड। चलिए ये हो गया लॉर्ड कैनिंग के समय में। तो हर पॉइंट आप जो है नोट कर लीजिएगा दोस्तों, बड़ी मेहनत से आपके लिए सारे पॉइंट एक जगह कलेक्ट किए जाते हैं, तो आप इनका फायदा जरूर उठाइए। कई पुस्तकों से या जो आए हुए प्रश्नों के माध्यम से उनको एक जगह कलेक्ट करके हम आपके लिए लाते हैं, तो आप इनका फायदा जरूर उठाइए, इनको एक जगह नोट जरूर करिए, बहुत काम आएगा दोस्तों, ये आपके काम आएगा परीक्षाओं में। चलिए कैनिंग को हमने देख लिया। अब इसके बाद दोस्तों हम किसको देखेंगे, अब हम देखेंगे लॉर्ड एल्गिन को। लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड एल्गिन, ठीक है, 1862 से 63, 1 साल का कार्यकाल था इनका। 1862 से 63 का कार्यकाल था इनका। इनके समय में सिर्फ एक चीज आप याद रखिए, अगर रखना हो तो, वहाबी आंदोलन, वहाबी आंदोलन का इन्होंने क्या किया, दमन किया। वहाबी आंदोलन का क्या किया, दमन किया, ठीक है, वहाबी आंदोलन का दमन किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड लॉरेंस के बारे में आपको 1864 से 69, 1864 से 69 का कार्यकाल है लॉर्ड लॉरेंस का। इसमें देखिए दोस्तों, भूटान में 1865 की बात है, भूटान किस पे आक्रमण करता है, ब्रिटेन पे, ठीक है, भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया, ठीक है, भूटान इसी समय आक्रमण करता है ब्रिटिश साम्राज्य पे। सोचिए कितना छोटा देश है और कहां ब्रिटिश साम्राज्य, इस पे ये अटैक करता है। लॉर्ड लॉरेंस ने क्या किया दोस्तों, इसने अफगानिस्तान के संबंध में, अफगानिस्तान जो था, अफगानिस्तान के संबंध में इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई, संबंध में इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। अहस्तक्षेप की नीति अपनाई का मतलब ये हो गया कि अफगानिस्तान का जो मैटर था उससे जो है इसने अपने आप को दूर रखा, ठीक है। इसने क्या किया दोस्तों, लॉर्ड लॉरेंस ने अपने आप को दूर रखा। एक शब्द जो है प्रचलित है दोस्तों, शानदार निष्क्रियता। ये अहस्तक्षेप को क्या कहा गया, इसको जो है इतिहास में शानदार निष्क्रियता कहा गया। क्या कहा गया, शानदार निष्क्रियता, ठीक है, इस नीति को कहा गया। यही समय था लॉर्ड लॉरेंस का दोस्तों, जिसके समय बहुत भयंकर अकाल पड़ा। कहां कहां पड़ा दोस्तों, उड़ीसा में, बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड में और राजपूताना में। इन तीनों जगह दोस्तों बहुत ही भयंकर क्या पड़ा, अकाल पड़ा। किसके समय में आया है ये अकाल, ये आया है लॉर्ड लॉरेंस के समय में, ठीक है, लॉर्ड लॉरेंस के समय में। इसी समय एक अकाल आयोग का गठन किया गया। अब देखिए अकाल पड़ा तो अकाल आयोग का गठन हुआ, किसकी अध्यक्षता में हुआ था दोस्तों, हेनरी कैंपवेल, कैंपवेल, इसकी अध्यक्षता में एक अकाल आयोग बनाया गया, अकाल आयोग, ठीक है, अकाल आयोग का निर्माण हुआ। और लॉर्ड लॉरेंस के समय में एक काम और हुआ दोस्तों, भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू हुई। यह 1865 की बात है दोस्तों, 1865 की बात है। भारत और यूरोप के बीच प्रथम सामुद्रिक टेलीग्राफ सेवा, क्लियर हुआ, प्रथम सामुद्रिक टेलीग्राफ सेवा भारत और यूरोप के बीच शुरू हुई दोस्तों 1865 में। कार्यकाल किसका था, लॉर्ड लॉरेंस का। अकाल आयोग भी इन्हीं के समय बनता है। भूटान ब्रिटिश राज पे आक्रमण करता है और 3 जगह अकाल पड़ता है, बहुत भीषण, जरूर याद रखिएगा। किसका कार्यकाल था, लॉर्ड लॉरेंस का, ठीक है। चलिए लॉर्ड लॉरेंस को हमने देख लिया, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे हमको देखना है लॉर्ड मेयो को, ये इंपॉर्टेंट है, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको जरूर याद रखना है। लॉर्ड मेयो,
आइए देखते हैं। लॉर्ड मेयो, मेयो इनका जो कार्यकाल है दोस्तों 1869 से 72 तक है। ठीक है, लॉर्ड मेयो का जो कार्यकाल है 1869 से 72 तक है। ठीक है, इस समय बंगाल में बहुत भयानक अकाल पड़ता है दोस्तों, बंगाल में बहुत ही भयानक अकाल पड़ता है, भयानक अकाल पड़ता है इन्हीं के समय में। दूसरा, इन्हीं के समय पंजाब में कोका आंदोलन चलता है, पंजाब में कोका आंदोलन किसके समय में उभरता है? ये लॉर्ड मेयो के समय में। ठीक है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात लॉर्ड मेयो के कार्यकाल की है जो आपको कभी नहीं भूलना है, वो क्या है दोस्तों? इसी के समय क्या हुआ? नियमित जनगणना। ठीक है, नहीं नियमित नहीं, सॉरी, ये नियमित जनगणना नहीं हुई दोस्तों, जनगणना होती है। ठीक है, प्रथम जनगणना। नियमित जनगणना आप देखेंगे रिपन के समय में, आगे चल के देखेंगे। प्रथम क्या देखेंगे? प्रथम जनगणना, ये जरूर आपको याद रखना है दोस्तों, 1872 में होती है। कब होती है? 1872 में भारत में पहली बार लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जनगणना हुई, 1872, जरूर याद रखिएगा। रिपन के समय में दोस्तों क्या हुआ? 1881, ये है रिपन का कार्यकाल, अभी हम देखेंगे आगे चल के। इसमें क्या हुआ दोस्तों? इसमें जो है नियमित जनगणना शुरू हुई, इनके कार्यकाल से फिर नियमित जनगणना प्रारंभ हो गई। नियमित जनगणना कब से प्रारंभ हो गई? 1881 से, और किसके कार्यकाल से? रिपन के कार्यकाल से। तो बस मेयो के बारे में आपको अगर सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है तो आप 1872 में प्रथम जनगणना याद रखिए, पंजाब में कोका आंदोलन, बंगाल में भयानक अकाल। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों लॉर्ड नॉर्थब्रुक को। आइए देख रहे हैं, अब हम देखेंगे दोस्तों किसको देखेंगे? लॉर्ड नॉर्थब्रुक को। नॉर्थब्रुक, लॉर्ड नॉर्थब्रुक का समय क्या है दोस्तों? इनका लॉर्ड नॉर्थब्रुक, अभी आपने देखा दोस्तों, ये जो है कृषि विभाग, लॉर्ड मेयो का जो समय था दोस्तों, लॉर्ड मेयो का, लॉर्ड मेयो के समय में हमने बताया आपको प्रथम जनगणना होती है, प्रथम जनगणना होती है। ठीक है, 1872 में। तो थोड़ा सा करेक्ट कर लें, ये तो सही है। एक चीज होती है 1872 में ही क्या होती है दोस्तों? कृषि विभाग की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? कृषि विभाग की स्थापना होती है। ये एक काम और होता है लॉर्ड मेयो के समय में, जिनका कार्यकाल 1869 से 72 होता है। प्रथम जनगणना, कृषि विभाग की स्थापना, और जो बंगाल में अकाल वाली बात है, अब इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों लॉर्ड नॉर्थब्रुक को। ठीक है, आप याद रखिए लॉर्ड मेयो के समय में दो काम, प्रथम जनगणना 1872, रिपन के समय से जो है 1881 से नियमित जनगणना प्रारंभ हो जाती है, वो आगे हम देखेंगे भी। और 1872 में एक काम और हुआ, कृषि विभाग की स्थापना का। ठीक है, बस इतना दो काम हुआ। अभी हमको करेक्ट क्या करना है? लॉर्ड नॉर्थब्रुक को देखेंगे। इसके बाद हम किसको देखेंगे दोस्तों? लॉर्ड नॉर्थब्रुक को देखेंगे। 1872 से 76 इनका कार्यकाल है, 1872 से 1876। बंगाल का जो भयानक अकाल है दोस्तों वो इनके समय में होता है, बंगाल में भयानक अकाल। ठीक है, बंगाल में जो भयानक अकाल है इनके समय में होता है, और जो कोका आंदोलन है पंजाब का वो भी इनके कार्यकाल में है। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, पंजाब में कोका आंदोलन। ठीक है, कोका आंदोलन, जब हम लोग आंदोलन देखेंगे तो उसको और डिटेल में पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीजें आप याद करिए, जो है किसके समय में हुआ? ये लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में हुआ। एक काम और हुआ दोस्तों, स्वेज नहर से आप परिचित होंगे, स्वेज नहर। तो ये दोस्तों जो स्वेज नहर है
ये जब खुल जाती है, इस समय क्या होती है, इसके कार्यकाल में खुल जाती है, तो इसके खुल जाने से क्या होता है, भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है, व्यापार को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार को बढ़ावा मिल जाता है सुएज नहर के खुलने से। क्लियर हुआ? चलिए अब हम दोस्तों इसको देख चुके हैं, आगे हम इसके बाद देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण फिर से एक गवर्नर जनरल के बारे में, एक तरह से क्रूर कह सकते हैं उसको, लॉर्ड लिटन के बारे में देखेंगे। ठीक है, आइए इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों लॉर्ड लिटन के बारे में। लॉर्ड लिटन के बारे में, इसका कार्यकाल है दोस्तों 1876 से 1880 तक है। ठीक है, 76 से 80 तक कार्यकाल है लॉर्ड लिटन का। तो इसने क्या किया दोस्तों, भारतीय प्रेस की आजादी पे बहुत ही कठोर ये प्रतिबंध लगा देता है। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम, जिसको हम क्या कहेंगे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। क्लियर हुआ? ये पारित करता है और भारतीय समाचार पत्रों पर क्या करता है, कठोर प्रतिबंध लगा देता है। ठीक है, कठोर प्रतिबंध लगा देता है। यह है लॉर्ड लिटन का काम। ठीक है, लॉर्ड लिटन ये काम करता है। ठीक है, अब चलिए ये हमने देख लिया। चलिए लॉर्ड लिटन और क्या करता है, इसके कार्य जो है काफी भारतीय विरोधी रहते हैं। इसने दोस्तों इंडियन आर्म्स एक्ट भी पारित किया। 1878 में क्या करता है, भारतीय शस्त्र अधिनियम, भारतीय शस्त्र अधिनियम, जिसको हम इंडियन आर्म्स एक्ट कहते हैं, इंडियन आर्म्स एक्ट। आप जानते हैं दोस्तों अवैध असलहा जो लेके चलते हैं, जब पुलिस आप किसी को गिरफ्तार करती है तो कौन सा कानून होता है, यही भारतीय शस्त्र अधिनियम होता है। इंडियन आर्म्स एक्ट के अंतर्गत ही जो है संजय दत्त को भी इसी के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, ये भी एक जो है धारा उनके ऊपर लगी थी। मतलब इसके लिए उस समय क्या किया गया, लिटन ने क्या किया, इसने जो है शस्त्र रखना और इसका व्यापार करना, शस्त्र रखने और शस्त्रों का व्यापार करने के लिए आज भी है दोस्तों। क्या किया गया, उसमें संशोधन किए गए, लेकिन जो है आज भी ये इंडियन आर्म्स एक्ट है, जिसमें क्या होता है, लाइसेंस अनिवार्य होता है। अगर आप इसका जो है व्यापार कर रहे हैं या शस्त्र रख रहे हैं तो क्या होगा, आपको जो है लाइसेंस लेना पड़ेगा। क्लियर हुआ? अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है, इस कानून के अंतर्गत। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए इसका एक और जो है काम होता है क्या, सिविल सेवा में आयु को कम करना। दोस्तों आपको पता है कि सिविल सेवा में भारतीयों की एंट्री हो चुकी थी, उनके लिए भी प्रतियोगिता का द्वार खुला था। अब देखिए द्वार तो खुल गया, तो कुछ ऐसे क्रूर जो है गवर्नर जनरल थे या जो भारतीयों का हित नहीं चाहते थे, तो उन्होंने इसका दूसरा रास्ता निकाला। उन्होंने ये जाना कि भारतीयों की शिक्षा जो है बहुत प्रारंभिक शिक्षा या शुरू में उनके साथ इतनी चीज़ें पॉजिटिव नहीं होती हैं कि वो बहुत कम उम्र में सिविल सेवा जैसी कठिन परीक्षा को पास कर सके। तो वो क्या करते थे, वो उम्र सीमा को घटा देते थे, अधिकतम उम्र सीमा को कम कर देते थे, ताकि भारतीयों को सिविल सेवा में जाने के मौके कम मिले। ठीक है, और उनके लिए परीक्षा कठिन हो जाए। तो इसने क्या किया, लिटन ने क्या किया, इसने सिविल सेवा की परीक्षा की अधिकतम आयु सीमा क्या थी दोस्तों, अधिकतम आयु सीमा जो 21 वर्ष थी, 21 से क्या कर दी, 19 वर्ष कर दी, 2 साल कम कर दिया। इससे क्या हुआ, और ज्यादा मुश्किल हो गया भारतीयों के लिए इस सेवा में जाना। क्लियर हुआ? एक काम इसने और किया दोस्तों, अलीगढ़ में लॉर्ड लिटन ने अलीगढ़ में एक काम किया। वो काम क्या था, मुस्लिम
एंग्लो प्राचार्य, प्राच्य मतलब प्राचीन महाविद्यालय की स्थापना की, महाविद्यालय की स्थापना। क्लियर हुआ? इसने क्या किया दोस्तों, लॉर्ड लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो उसकी स्थापना की, प्राच्य महाविद्यालय की। ठीक है, चलिए लिटन पढ़ लिए हम। आगे देखते हैं दोस्तों, लिटन के बाद रिपन को देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। और इनको जो है दोस्तों, लॉर्ड रिपन को सबसे अधिक उदारवादी की संज्ञा दी जाती है। इनको अच्छे से समझिएगा। लॉर्ड रिपन 1880 से 84 इनका कार्यकाल है। ये इनको सबसे अधिक उदारवादी कहा जाता है। गवर्नर जनरल में इनको सबसे अधिक उदारवादी की संज्ञा दी जाती है, सबसे अधिक उदारवादी। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए दोस्तों। अभी हम क्रम से इनको देखेंगे। लॉर्ड रिपन के सुधारों को एक टॉपिक के अंतर्गत ही आप पढ़ेंगे कि उन्होंने कितने सुधार किए अपने कार्यकाल में। चलिए, सबसे पहली बात, इन्हीं के पिछले गवर्नर जनरल ने जो काम किया था, क्या काम किया था दोस्तों? उसने क्या काम किया था? उसने क्या किया था दोस्तों? उसने किया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। तो इसको इसने क्या किया? समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लिटन ने जो है शुरू किया था, उसको लागू किया था, रिपन ने इसको समाप्त कर दिया। मतलब अब प्रेस की आज़ादी पे प्रतिबंध खत्म हो गया, प्रेस जो है आज़ाद हो गए। ठीक है, चलिए आगे इसने क्या किया? फिर से इसने अधिकतम आयु को क्या किया? सिविल सेवा। ठीक है, अधिकतम आयु को 19 से बढ़ाकर 21 कर दिया। क्लियर हुआ? इसने क्या किया? जो अधिकतम उम्र सीमा थी सिविल सेवा में जाने की, उसको क्या कर दिया? 19 से हटा के फिर से 21 कर दिया, ताकि भारतीयों के लिए फिर से जो है स्वस्थ प्रतियोगिता संभव हो सके और उन्हें मौका मिले। ठीक है, इतना अच्छा सुधार। देखिए अब इसने क्या किया? लॉर्ड मेयो के समय दोस्तों, हमने उसमें चर्चा किया नहीं था, लेकिन लॉर्ड मेयो के समय स्थानीय स्वशासन की छोटी मोटी शुरुआत हो गई थी। ठीक है, लेकिन वो उसके लिए जाने नहीं जाते, इसलिए उनका महत्वपूर्ण योगदान वो नहीं है। तो कह सकते हैं कि लॉर्ड मेयो के समय में जो सृजित हुआ था, सृजित स्थानीय शासन, लोकल गवर्नमेंट को इसने क्या किया? कानून का रूप दिया और कई नियम बनाए, कई नियम और कानून बनाए जिससे स्थानीय प्रशासन सुनिश्चित हो सकता था। ठीक है, लॉर्ड मेयो के समय में ये सृजित था, लेकिन उतना जो है प्रचलित नहीं था, उतना स्थापित नहीं हो पाया था। देखिए दोस्तों, इसी वजह से इन्हीं को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आधुनिक स्वशासन का जनक, आधुनिक स्वशासन का इनको जनक कहा जाता है। क्लियर हुआ? चलिए, ये बात क्लियर हो गई। इन्होंने क्या किया? इसको रियलिटी में जो है स्टैब्लिश करने के लिए बहुत सारे नियम और कानून बनाए। ठीक है, स्थानीय प्रशासन को उन्होंने धरती पर जो है धरातल पर इसको अमली जामा पहनाने के लिए काफी जो है नियम कानूनों को सृजित किया। क्लियर हुआ? चलिए, अब बहुत ही महत्वपूर्ण रिपन के समय में काम होता है 1881 में, अभी हम पढ़ चुके हैं पीछे। सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई, सर्वप्रथम नियमित जनगणना कराई गई। क्लियर हुआ? सर्वप्रथम नियमित जनगणना किसके समय में शुरू हुई? लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में, और इसके बाद हर 10 वर्ष के बाद जो है जनगणना होती रही। ठीक है,
अब दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, हाँ ये शुरू कब हुई थी, 1872 में, याद रखिएगा किसके समय में शुरू हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। अभी हमने इसको पढ़ा है। अब हर 10 साल पे, हर 10 वर्ष पे जो है जनगणना, 1881 से 1891 ऐसे करके जो है 10 साल पे नियमित जनगणना प्रारंभ हो गई। ठीक है, चलिए 1881 में जब हुई थी दोस्तों, 1881 में जब जनगणना हुई थी, तो आपको ये चीज याद रखनी चाहिए कि हैदराबाद, दो जगह को इसमें जोड़ा नहीं गया था, दो हैदराबाद और राजपूताना, दो इलाकों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। 1881 में जब सर्वप्रथम नियमित जनगणना कराई गई तो हैदराबाद और राजपूताना को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। ठीक है, चलिए 1872 में आपको पता है कि किस जो है जनगणना की शुरुआत होती है। कब होती है दोस्तों, 1872 में। किसके शासनकाल में, मेयो के शासनकाल में। 1872 मेयो के समय में प्रथम जनगणना, जरूर याद रखिएगा, सीधा सवाल पूछा जाता है। लेकिन इसमें भी क्या हो गया दोस्तों, संपूर्ण राज्यों का प्रतिनिधित्व इसमें भी नहीं हुआ था। संपूर्ण राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। क्लियर हुआ, संपूर्ण राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। लगभग समझ लीजिए 80% शामिल थे, 20% क्या कर गए, छूट गए। 20% जो है भाग क्या गए, छूट गए। ठीक है, लगभग 80% भागों का ही जो है क्या हुआ, सेंसस रिपोर्ट आया। ठीक है, जनगणना की गई। और इसके बाद जब 1881 में प्रथम नियमित जनगणना हुई तो उसमें भी हैदराबाद और राजपूतानों को शामिल नहीं किया गया। चलिए, ये हो गया हमारा रिपन का सुधार। आइए देखते हैं क्या कुछ और इन्होंने किया। जी हाँ, इन्होंने और क्या काम किया दोस्तों, 1881 में ही इन्होंने एक काम और किया, प्रथम कारखाना अधिनियम। प्रथम कारखाना अधिनियम लागू करवाया, मतलब श्रमिकों के लिए इन्होंने अच्छे काम किए। प्रथम कारखाना अधिनियम लागू करवाया जिसमें दोस्तों दो काम किया गया। पहला, 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को क्या किया गया, जो भी बच्चे 7 वर्ष से कम उम्र के थे दोस्तों, उनके काम करने पे, बच्चों को काम करने पे प्रतिबंध लगा दिया गया। काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। क्लियर हुआ, क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। पहला काम तो ये हुआ कि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करने पे प्रतिबंध लगा दिया गया। और 7 से 12, जो 7 से 12 के आयु वर्ग में, 7 से ऊपर कर सकते हैं, तो 7 से ऊपर 12 के नीचे जो ये आयु वर्ग है, इन आयु वर्ग को 9 घंटे से अधिक, 9 घंटे से अधिक कार्य करने पर या कराने पर प्रतिबंध। मतलब कोई भी फैक्ट्री या फैक्ट्री मालिक या जो भी उनको नियोजित करता है काम में, वो 7 से 12 आयु वर्ग के बच्चों को कभी भी 9 घंटे से अधिक श्रम नहीं करवा सकता। ये दो चीजें इसमें शामिल हुई प्रथम कारखाना अधिनियम में, जो 1881 में पारित हुआ। क्लियर हुआ दोस्तों। उस समय खेती होती थी चाय की, कॉफी की और नील की, जो अंग्रेज कराते थे भारतीयों से। इस पर ये लागू नहीं होता था, ये कारखाना अधिनियम इस पर लागू नहीं होता था। ये अपवाद था, ध्यान दीजिएगा, सवाल पूछा जा सकता है। चाय, कॉफी और नील पर ये लागू नहीं था। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, एक चीज ये हो गया, और इसके काम देख लेते हैं। इसने काफी काम किया दोस्तों, आप देख ही रहे हैं, हर क्षेत्र में इसने जो है सुधार किए। अब इसने शैक्षिक सुधार भी किया। शैक्षिक सुधार, इसका शैक्षिक सुधार क्या था, इसने जो है शिक्षा के सुधार के लिए हंटर आयोग बनाया। क्या बनाया,
हंटर आयोग, किसकी अध्यक्षता में? विलियम हंटर की अध्यक्षता में। यह आयोग किस लिए था दोस्तों? शिक्षा में उल्लेखनीय सुधारों के लिए। ठीक है, शिक्षा में उल्लेखनीय सुधारों के लिए इसने क्या किया? विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक हंटर आयोग का स्थापना करवाया। ठीक है, चलिए अब एक काम और हुआ इसके समय में दोस्तों, इल्बर्ट बिल। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा, नोट करिएगा। इल्बर्ट बिल, इल्बर्ट बिल, इल्बर्ट बिल क्या था दोस्तों? इल्बर्ट बिल में क्या हुआ? 2 फरवरी 1883, 2 फरवरी 1883 को क्या होता है? ये पारित होता है। क्या होता है? पारित होता है। और इसके बाद क्या होता है? 2 फरवरी 1883 को ये पारित होता है। और इसमें क्या होता है? जैसे मान लीजिए यूरोपियों के खिलाफ जो जज सुनवाई करते हैं, इसमें किया क्या गया? मान लीजिए यूरोपीय कोई क्राइम करते हैं या कोई अपराध करते हैं, तो उनके मुकदमों की सुनवाई कौन करता था? यूरोपीय न्यायाधीश करते थे। रिपन ने क्या किया? इल्बर्ट बिल के अंतर्गत क्या किया गया? दोस्तों रिपन ने नहीं किया, ये वहां पर पारित हुआ संसद में। तो चलिए, रिपन के कार्यकाल में हुआ 1883 में। तो इल्बर्ट बिल के अंतर्गत क्या किया गया? जो भी यूरोपीय मुकदमे थे, यूरोपीय मुकदमे या यूरोपियों से संबंधित मुकदमे थे, इसमें क्या किया गया? इसमें जो है भारतीय न्यायाधीशों को जो है शामिल किया गया कि वो भी मुकदमे सुन सकते हैं। मतलब इनके मुकदमे भारतीय न्यायाधीश भी सुन सकते हैं दोस्तों। अगर भारतीय न्यायाधीश हैं तो वो भी इनके मुकदमे को सुन सकते हैं। अब अंग्रेजों ने इसको अपना अपमान माना, यूरोपियों ने, कुल मिला के सारे यूरोपियों ने इसका विरोध किया। तो यूरोपियों ने इसको अपना अपमान माना कि भारतीय न्यायाधीश हमारे मुकदमे कैसे सुन सकते हैं। ठीक है, तो भारतीय न्यायाधीशों को सुनने के लिए जो है, यूरोपियों के मुकदमे के लिए ही जो है इल्बर्ट बिल पास किया गया 1883 में। ठीक है, तो यूरोपियों ने क्या किया? बहुत ही विद्रोह किया। इसकी वजह से क्या हुआ? एक विद्रोह हुआ जिसको क्या कहा जाता है? श्वेत विद्रोह। श्वेत विद्रोह इसी के खिलाफ था। किसके खिलाफ था? इल्बर्ट बिल के खिलाफ था। ठीक है, चलिए अब ये हो गया रिपन के बहुत महत्वपूर्ण सुधार। सवाल पूछेगा, भारत के उद्धारक, रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा किसने दी? तो आप लिखेंगे फ्लोरेंस नाइटिंगेल। रिपन के सुधारों से आपको एहसास हो गया होगा दोस्तों, रिपन ने कितने महत्वपूर्ण सुधारों को अंजाम किया। ठीक है, रिपन के इन्हीं सुधारों की वजह से फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इनको भारत के उद्धारक की संज्ञा दी। ये मैंने पहले ही बताया कि इनको सबसे ज्यादा उदारवादी माना जाता है। तो रिपन के सारे सुधारों को हमने देख लिया, जो भी महत्वपूर्ण, कुछ भी नहीं छूटा है दोस्तों। बस आप जो है इसको नोट्स जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, बाकी अगली बार सारी चीज कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। आज के वीडियो में इतना ही, और आज की चीजों के भी नोट्स बनाएंगे, तभी आप इसका फायदा उठा पाएंगे। कोई भी समस्या है या कोई भी चीजें आपको लगती हैं समझ में नहीं आ रही, तो आप हमें कमेंट करें दोस्तों। हम इसी तरह आपके लिए जो है मेहनत करते रहेंगे। आप भी हमारे साथ परिश्रम करिए और एक सीट अपनी सुनिश्चित कर लीजिए दोस्तों। कंपटीशन बहुत तगड़ा है, और नोट्स को जो है, जो भी हम कई स्रोतों से इस मैटर को तैयार करते हैं दोस्तों, ताकि कोई भी चीज़ आपसे छूटने न पाए। और कहीं अगर कोई चीज़ छूटती तो आप हमें मेंशन जरूर करें। ठीक है, मैं पूरा प्रयास करता हूँ चीज़ें करेक्ट हों और हर चीज़ आपको मिले कि एक जगह से पढ़ के आपको सारे प्रश्न सॉल्व कर सकें। अगर आप स्टेट पीसीएस दे रहे हैं या वनडे के एग्जाम्स दे रहे हैं जिसमें सिविल सर्विस का पेपर भी शामिल है, और वनडे के एग्जाम्स भी जो है, आप अच्छे एग्जाम्स जो हैं उसमें मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत अच्छा खासा जो रोल रहता है। तो अगर आप उनको दे रहे हैं पेपर, तो आप जो है नोट्स से अपनी तैयारी को अच्छा बना सकते हैं दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।